राखी विपिन का सामना कर तो रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी क्योंकि उसको मालूम था कि जो विपिन उसके सामने खड़ा है, असल में वो उसका पति नहीं है। राखी जैसे तैसे करके हिम्मत करके उसका सामना करती है, लेकिन एक ही पल में कुछ ऐसा हो जाता है जो राखी की सारी जिंदगी को पलट कर रख देता है। उसके बाद राखी खून के आंसू रोती है। उस घर से राखी की सबसे कड़वी याद। लेकिन ये नौबत आई कैसे? यानी कि राखी इस घर में, जिस घर के बारे में मैंने थंबनेल में डाला है कि यह घर सच में श्रापित था, आखिर क्या है इस घर का किस्सा? क्या हुआ राखी के साथ और क्या था राखी का सबसे कड़वा अनुभव इस घर में? राखी की शादी विपिन के साथ हुई। विपिन इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में काम करता है और जो इनका घर था वो इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी दूर था। सो विपिन को आने जाने में तो वैसे तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब शादियां हो जाती हैं तो फिर ख्यालात एक से ज़्यादा हो जाते हैं, लोग एक से ज़्यादा हो जाते हैं। यही कुछ हुआ विपिन के साथ भी। विपिन की पत्नी राखी की उनके बाकी घर वालों के साथ, यानी कि उनके बड़े भाई और उनकी पत्नी के साथ बन नहीं रही थी। आखिर में विपिन ने यही फैसला किया कि वैसे भी मुझे घर काफ़ी दूर पड़ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया से, काफ़ी टाइम मेरा ज़ाया होता है, नाइट शिफ्ट होती है कई बार तो दिक्कत परेशानी हो जाती है, और वैसे भी जब घर वापस आओ तो रोज़ का झंझट। यही सोचकर ये डिसाइड करते हैं कि ये एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे और ये घर किराए पे ले लेंगे। अब इनको घर मिल नहीं रहा था पास में, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद इनको एक घर मिलता है। घर इंडस्ट्रियल एरिया से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये घर काफ़ी देर से बंद था। अभी ये जो वक्फा था, इस वक्फे को होते तकरीबन 1 साल बीत चुका था। इसी बीच विपिन का एक लड़का भी हो चुका था। तो अब ये परिवार के साथ उस घर में आ जाता है। वैसे तो घर काफ़ी दिन से बंद था, लेकिन फिर भी घर काफ़ी अच्छा था। काफ़ी देर से बंद होने की वजह से इसका जो रेंट था वो भी कम इनको पड़ा और इन्होंने घर किराए पे ले लिया। राखी ने काफ़ी मेहनत से सफाई वगैरह की और मकान को घर में तब्दील किया। लेकिन कोई था जिसको शायद इन तीनों के आने का ज़्यादा उत्साह था, खास तौर पर एक शख्स के। अब धीरे धीरे सिलसिले होने शुरू हो जाते हैं। अभी राखी को आए कुछ दिन ही हुए थे और विपिन की आज नाइट शिफ्ट थी। रात के समय राखी अपने कमरे में बैठी चाय पी रही थी और उसके बाद सोने की तैयारी थी। राखी को ऐसा महसूस होता है कि उसके बिल्कुल जो कमरे के साथ की दीवार है, जिसके आगे एक सड़क थी, उसके बिल्कुल पास से कुछ लोगों की बोलने की आवाज़ आ रही है। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कुछ लोग आपस में बात कर रहे हों, लेकिन कुछ समय बाद आवाज़ें कुछ ऐसे आने लग पड़ी जैसे कुछ लोग विरलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और उनकी जो भाषा है वो भी अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात कर रहे हैं। राखी डर जाती है। उस तरफ कोई भी खिड़की नहीं थी। राखी डरते डरते छत पर जाती है और छत से देखने की कोशिश करती है कि आखिर ये लोग हैं कौन। लेकिन जब वो छत पर जाकर देखती है, वहां पर कोई भी नहीं था। राखी एकदम से डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है कि वो भाग गए हों या चले गए हों। अब राखी थोड़ा सा रिलैक्स होती है और नीचे की तरफ आना शुरू होती है। अपनी बची कुची चाय को पीना शुरू करती है। फिर से उसको वही आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। राखी बेहद डर जाती है। अब उस समय ये अपने पति को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उस फैक्ट्री में एक रूल था कि फ़ोन आर नॉट अलाउड जब काम चल रहा होगा, क्योंकि कुछ मशीनी काम था और कोई दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए जैसे तैसे करके जब रात बीतती है, सुबह इनके पति आते हैं तो ये अपने पति को बताती है कि भाई ये सब कुछ हुआ, और मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ आम बात है। लेकिन इनके जो पति थे वो ना, जैसे एक होता है ना बड़ा आम इंसान, जैसे नॉर्मली किसी बात की परवाह ना करना, बेपरवाह कह सकते हैं इंसान, वैसे इंसान थे। और उन्होंने इस बात को बड़ा लाइटली लिया कि अरे भाई थोड़ा सा इलाका ऐसा है, कुछ लोग आए होंगे, और जब तू गई होगी तब वो इधर उधर खिसक लिए होंगे। लेकिन राखी ने जब ये कहा कि जब वो दोबारा से मैं नीचे आई तो फिर वो आवाज़ें, हालांकि इस बात का विपिन के पास कोई जवाब था नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुना सा कर दिया क्योंकि थके हुए आए थे और वो अभी सोना चाहते थे। ये पहला ऐसा था जो वाक़या था जहाँ पर इस घर में कुछ अजीब सी बातें होनी शुरू हुई, और ये सिलसिला अब बढ़ने वाला था।
उसके बाद जो इनका बेबी था, अभी कुछ ही महीनों का बेबी था, राखी ये करना शुरू करती है नोटिस कि वो जो बेबी है वो ना किसी एक दिशा में देखकर हंसता रहता है। जैसे किसी बच्चे को कोई खिलाता है पालने में तो वैसे ही किलकारियां मारता है, वैसे ही किसी चीज़ की तरफ देख के हंसता है। ऑल दो वहाँ पर जो पालना है उसमें कोई भी बैलून या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे वो आकर्षित हो सके। अब ये जब देखती तो इसको काफ़ी अजीब लगता, लेकिन माँओं को क्या होता है कि जब बच्चा कुछ काम घर का कर रही हो तो बच्चा खुद ब खुद ही बिजी हो तो सबसे बढ़िया बात है, संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी राखी की। सो ये कुछ बातें अब इन्होंने अपने हस्बैंड से भी नॉर्मल ऐसे बात करने की कोशिश की। जब छुट्टी होती, हस्बैंड भी ऑल्दो ये बात नोटिस करते, यानी विपिन भी नोटिस करते, लेकिन फिर वही बात की इस चीज़ को आया गया इन्होंने कर दिया। अब कुछ समा बीतता है। अब जो राखी के साथ होना शुरू हुआ वो सच में बेहद खौफनाक और सच में बेहद डरावना था। क्योंकि एक रात राखी सोने की तैयारी कर रही थी, इनके पति की नाइट शिफ्ट थी। तो दरवाज़ा खटकता है और ये दरवाजा, राखी जो है वो हैरान हो जाती है। राखी एकदम से हैरान हो जाती है कि भाई ये कौन आ गया इस समय, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको इतना ज़्यादा जानता भी नहीं था और कोई कोई विजिटर्स था भी नहीं। खैर ये दरवाजे की तरफ जाती है और इनके दरवाजे का लोहे का दरवाजा तो एक पतरी थी जिससे बिल्कुल हल्का सा उठाकर देखा जा सकता था कि कौन है। तो ये अपने पति को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती हैं, खुश भी होती है कि भाई जल्दी आ गए। खैर ये दरवाज़ा खोलती हैं और उसके बाद अपने सामने अपने पति को पाती हैं और एक पूछती हैं कि आज क्या हुआ। तो बस उनके पति ना जैसे कोई रोबोट चल रहा होता है और कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। ये कहते हैं ठीक है, चाय वगैरह पूछती हैं, कुछ जवाब नहीं आता और ये पति इनके सो जाते हैं। अब होता क्या है कि सुबह जब ये उठती हैं, दरवाज़ा खटक रहा होता है, सुबह ही उठती हैं तो ये देखते हैं कि इनके पति तो इनके साथ लेटे नहीं, दरवाज़ा खटक रहा, अब कौन आ गया। अब ये पहले देखती हैं कि भाई पति इधर उधर होंगे तो दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो ये जाती हैं और दरवाज़ा जब खोलती हैं तो देख के हैरान, इनके पति इनके सामने, इनके तो हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। पति देख के हैरान कि क्या हुआ। फिर ये सारा वाकया बताती हैं कि रात को तो आप आए थे। तो ये कहते हैं कौन आया था रात को। तो आप रात को आए थे, आपने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई किसको किसकी बात कर रही हो, मैं तो सुबह आया हूँ। ऐसा करो, तुमने चाय नहीं पी, कड़क सी चाय मेरे लिए भी बनाओ, अपने लिए भी बनाओ, रिलैक्स करो। अब जो राखी हैं वो बेहद कंफ्यूज हो चुकी थी कि भाई ये अब क्या मतलब, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन क्या है। इन्होंने तो बिल्कुल डर के मारे में जो बात थी वो कह दी। इनके पति गलत भी दिमाग चल सकता था कि भाई कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल सच्चाई थी क्योंकि उन्होंने अपना पति देखा था। खैर अभी इस चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तो इन्होंने एक सीधा सा सिस्टम रख दिया था कि जो भी मतलब आएंगे पति तो कुछ ना कुछ, जैसे मानो एक कोड होता है कि हाँ जी आप आगे तो कोई आगे जवाब देंगे, इस तरीके से कुछ कुछ भी XYZ इन्होंने अपना कर लिया। उसके बाद चीज़ें फिर नॉर्मल होनी शुरू हो चुकी, लेकिन जो बच्चा था उनका उसमें फिर वही बात की कुछ ना कुछ, फिर कुछ ना कुछ वो ऐसा महसूस होता था कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ देखकर वो हंस रहा है या फिर वहाँ पर आकर्षित हो रहा है। अब क्या होता है कि कुछ दिन बीतते हैं और फिर से दरवाज़ा खटकता है रात को। सो ये अपने कोड वर्ड में बात करती हैं तो जो उनका कोड वर्ड था उस हिसाब से इनको जवाब आता है और ये दरवाज़ा खोल देती हैं। सामने इनके पति होते हैं, ज़्यादा बात करते नहीं, कहते मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। ये तकरीबन जो नाइट ड्यूटी होती थी 8 बजे शुरू होती थी और सुबह 6 बजे ख़त्म होती थी। अब ये समय जो था वो 12 बजे के आसपास का था। सो 12 बजे के आसपास का समय था और ये अब आराम कर रहे थे, दरवाज़ा फिर से खटकता है। अब जब दरवाज़ा खटकता है तो इनको नींद आ चुकी थी, तो इनको हल्का हल्का ये महसूस होता है कि विपिन इनके पति उठे हैं तो शायद वो दरवाज़ा खोलेंगे, इसलिए ये उठती नहीं। कुछ समय बाद इनके पति काफ़ी हड़बड़ाहट में इनको उठाते हैं, अरे उठो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो राखी कहती हैं कि हुआ क्या, बताओ तो सही मुझे। विपिन कहते हैं कि मैंने 2 दिन बाद दरवाज़ा खटकाया, थोड़ा सा पुश किया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब ये कहती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे 100% याद है, मैंने कुंडी लगाई थी और आप बाहर कैसे आ गए, आप तो जल्दी आ गए थे और आप मेरे साथ लेटे हुए थे, आप उठे हैं, आप मुझे लगा दरवाज़ा खोलने गए। और कहते तेरा दिमाग ख़राब है, मैं तो आज थोड़ा सा जल्दी, तबीयत ख़राब थी, मैंने तो यही सोचा था कि कोड में कोई बात करोगी और मैंने दरवाज़ा पुश किया, दरवाज़ा खुल गया।
अब जब ये सुनते हैं तो इन्होंने कहा, डिसाइड किया कि भाई जो मर्जी हो जाए, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये जिद पर अड़ चुकी थी। आज विपिन भी डर चुके थे कि भाई एक बार गलतफहमी हो सकती है, बार बार गलतफहमी नहीं हो सकती। तो फिर इन्होंने पहले कहा कि चलो ठीक है, किसी पंडित जी से बात करते हैं और पंडित जी को पहले बुलाते हैं। हो सकता है कुछ ऊपरी हवा का कुछ चक्कर होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। खैर इन्होंने किसी से फैक्ट्री में बात की होगी, वहाँ से इन्होंने पंडित जी से, किसी पंडित जी का के साथ राब्ता किया, उनको बुलाया। और पंडित जी आते हैं, सारा घर घूमते हैं, कुछ समय वो ध्यान लगाते हैं और वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको होना नहीं चाहिए। अब उपाय जो होंगे उससे कुछ दिन तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर वही बात, धीरे धीरे चीज़ें फिर से वही होने लगेंगी। मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को चेंज कर लो। अब जब पंडित जी तक ने ये बात कर दी तो विपिन के पास कोई और रास्ता बचना नहीं था। विपिन ने अपनी फैक्ट्री में बात की और उन्हें पता लगा कि एक घर और है, वो जॉइंट है, मतलब कि एक नीचे फैमिली रहती है तो अच्छा ही होगा घर। मतलब ऊपर कुछ दिन पहले ही जो किराएदार है वो छोड़कर गए और उन्होंने अपना घर बना लिया। काफ़ी समय वो तकरीबन 10 और 15 साल रहे हैं और वो फैक्ट्री से तकरीबन ऑपोजिट डायरेक्शन में था, यानी कि इनका घर, लेकिन दूरी सेम थी। जैसे कि लेट से फैक्ट्री से वेस्ट में 2 किलोमीटर ये दूर होगा और ईस्ट में 2 किलोमीटर वो दूर है, तो इनको कोई परवाह नहीं थी कि भाई दूर है या कुछ है। तो सेंटर में तो फैक्ट्री थी जहाँ पर इन्हें रोज़ जाना था। अब ये अपनी पत्नी से बात कहते हैं और कहते हैं कि मकान खाली है तो सारा जो है तुम पैकिंग करनी हम शुरू करते हैं। अब जब पैकिंग करनी शुरू करते हैं तो वो फ़ोन करते हैं जो उठा कर लेके जा, छोटा आती हैं समथिंग। तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, तो ये कहते हैं कि चलो मैं देख कर आऊँ, कई बार होता मोड़ पर किसी को पता नहीं लगता, तो हो सकता है वहाँ पर आए। अब ना ये विपिन ये कह के चले जाते हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद ही विपिन आ जाते हैं और ये देख के हैरान कि आगे। तो विपिन आज बड़ा अजीब, बिल्कुल इनको कंधों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी पा नहीं पाऊंगा दोबारा, मत जाओ यहाँ से। ये हैरान परेशान कि भाई मेरे पति क्या बात कर रहे हैं, आपके साथ ही जा रहा है। लेकिन अचानक से इनको आता है कि कहीं ये वही चीज़ तो नहीं जो इनको लगातार परेशान करती जा रही थी। अब ये डर रही थी क्योंकि इनके सामने साक्षात कोई प्रेत ही था या कोई छलावा या कोई ऐसी एंटिटी थी, क्योंकि अब विपिन की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उन्होंने जिस तरीके से कंधों से पकड़ा हुआ था उस तरीके से तो बिल्कुल ही इनको था कि भाई ये इनका पति नहीं हो सकता। अब ये डरते डरते कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम यहाँ से जाकर रहेंगे। अब ना वो बहुत अजीब सी स्माइल करके कहता है अच्छा तो ठीक है। फिर एकदम से वो गायब हो जाता है। लेकिन अब सिर्फ वो प्रेत ही गायब नहीं हुआ था, क्योंकि जब घूम कर देखती है, जो हल्की हल्की पीछे किलकारियां मारने की आवाज़ आ रही थी विपिन के और राखी के बेटे की, वो भी गायब हो चुकी थी। उसका बेटा भी गायब हो जाता है। अब ये तो हाय हल्ला मच जाता है, ऊंची ऊंची चीखने चिल्लाने लग पड़ती हैं। विपिन जब आता है कुछ समय बाद तो सारी रो रो के बात बताती है। अब तो विपिन भी कुछ नहीं कर सकता था कि भाई बच्चा कैसे गायब हो सकता है। सारा घर ढूंढा जाता है, जो उसके कंधे पर निशान थे वो भी साफ तौर पर ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे किसी जानवर ने खरोंचा होता है, और इस समय यहाँ पर कोई ऐसा वाकया हो नहीं सकता था। अब क्या होता है कि पंडित जी को फिर बुलाया जाता है और पंडित जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जितनी जल्दी हो सकता है घर को छोड़ दो। तो इनको कुछ दिन लग गए थे, तो वो जो भी चीज़ है आपका बच्चा लेगी यार, अब पता नहीं। अब तो भाई एक माँ के लिए तो एक तरह की ये मौत ही होती है कि वो उनका उसका बच्चा, मतलब एक तो होता है कई बार चलो तसल्ली हो जाती है कि नहीं रहा दुनिया में, लेकिन गायब हो जाए, मिले ना। खैर अब घर तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन इनकी जो वाइफ है वो तो बिल्कुल यानी राखी सदमे में रहने लग पड़ी, एक तरह से डिप्रेशन में चली गई। लेकिन कहते हैं कि एक रात का समय है कि ये दोनों सो रहे थे। कुछ समय बाद इनको जो बच्चे की फिर किलकारियाँ सुनाई देने लग पड़ी। अब जैसे ही राखी उठ के देखती है, वो तो खुशी के मारे चीखें मारने शुरू कर देती है, खुशी के मारे आंखों से आंसू, जैसे इंसान हुटिंग करता है वैसे, क्योंकि राखी और उसके पति के बीच में उनका बच्चा पड़ा हुआ था जो कुछ हफ्ते पहले गायब हो गया था। उठता है विपिन, उठता है, देखकर इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। अब पंडित जी के पास फिर जाया जाता है, तो भाई ये तो चमत्कार था कि गायब हुई बच्चा जैसे फिर ये वापस आ गया, और अब इससे बढ़कर मिरेकल क्या हो सकता है। तो
पंडित जी ने फिर कहा कि देखो, जो भी वो चीज़ है उसका असर यहाँ तक भी है, शायद उसको तरस आ गया या कुछ आ गया, लेकिन ये प्रेत है, इनका मन कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेहतर यही है कि आप कोशिश करो कि यहाँ से, कोशिश नहीं, बिल्कुल निकल ही जाओ। अब क्या हुआ कि इन बिटवीन जब इनका ऐसे बच्चा गायब हुआ था, तो जो इनके बड़े भाई थे, भाभी थी, उनका भी हृदय पसीज चुका था कि इतनी मतलब बुरी चीज़ हुई है। जब उनको पता लगा तो फिर ये भी पता लगा कि भैया ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत है, तो फिर उनका भी जो गिले शिकवे थे, जो भी था वो भी दूर हुआ, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो भी हमारा मतलब गिले शिकवे हैं उनको दूर करते हैं, और फिर ये उनके साथ ही दोबारा रहने लग पड़ते हैं। तो तब से लेकर उसके बाद ये कभी भी इस तरीके से घर वगैरह उन्होंने नहीं छोड़ा। सो ये सच में खौफनाक था, जिसे हम शायद इस चीज़ को हम जात बोलते हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया। और भाई अब जब असली नकली में कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहे तो इंसान कंफ्यूज ही तो होगा। तो फिर भी सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि आखिर में इनका बच्चा इनको वापस मिल गया, क्योंकि अगर वो ना मिलता तो सारे उम्र की एक जो त्रासदी है वो रहती। तो अंत भले का भला। सो ये था किस्सा राखी का, विपिन का और उनके बच्चे का, और हमजात यानी उनके प्रेत का। सो उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर। जिग्नेश बेसिकली गुजरात से हैं और इनका ट्रकिंग का काम है, ट्रक चलाते हैं। अब ये बेसिकली तो ज़्यादा इस साइड पे रहते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। लेकिन एक बार इनको एक जाना पड़ता है पटना की तरफ, और पटना में कुछ इनको था कि हाई वैल्यू ऑर्डर था और इनको कीमत भी अच्छी मिल रही थी, तो रास्ता बहुत लंबा था और जल्दी पहुंचना था। तो ये मना नहीं कर पाते, और इनको था कि भाई नॉन स्टॉप चलेंगे जितना हो सकता है। और इनका जो क्लीनर था राजू, वो भी साथ में काफ़ी एक्टिव था। अब ये चल पड़ते हैं सूरत से पटना की ओर। खैर इनका सफ़र काफ़ी लंबा था, दिन रात का सफ़र था। हाईवे, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, एवरीथिंग, जंगल, झीलों से गुजरना, नदियों से क्रॉस करना, काफ़ी कुछ इसमें होने वाला था। अब ना रात के समय में ये एक शायद जगह है, लखना देन करके जगह है, अगर वहाँ से कोई सुन रहा होगा तो आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जगह है, शायद जबलपुर से आसपास का इलाका है, लखना देन करके। तो ये लखना देन को की तरफ थे और रात हो चुकी थी, तो कुछ इनको ना कुछ ट्रक में, अब ये जो सड़क थी वो एक मेन रोड नहीं थी, जैसे शॉर्टकट कह सकते हैं, उस रोड से जा रहे थे। तो इनको कुछ महसूस हुआ कि ट्रक में ना इंजन की आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही है, सफ़र लंबा है। तो ये देख रहे थे कि भाई अगर कोई मैकेनिक वगैरह, रात के समय में तो वैसे मिलना नामुमकिन था, किसी वर्कशॉप का होना। लेकिन एक जगह को देखकर इनकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि एक जगह पे इनको ढाबा नज़र आता है और उसी के साथ ही कोई वर्कशॉप भी नज़र आती है, जो खुली हुई लग रही थी। तो ये ट्रक रोकते हैं, तो देखते हैं कि जो वहाँ के जो वर्कशॉप के थे ओनर, वो खाना वगैरह खा रहे थे। वैसे तो वर्कशॉप बंद कर चुके थे, लेकिन अभी ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब जी ऐसा ऐसा देखिए कि कुछ दिक्कत आवाज़ ज़्यादा आ रही है, अगर आप। अब इनकी गुजारिश पर ये जो वर्कर थे या जो भी ओनर थे, वो ट्रक को देखते हैं, अच्छे से चेक करते हैं। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा कचरा वगैरह होता है, ये अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर देते हैं, और अब जो आवाज़ आ रही थी बिल्कुल आनी बंद हो जाती है। ये खुश हो जाते हैं। सो वाजिब कीमत ली जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब ये खुशी खुशी खाना वगैरह कहते हैं कि भाई हमारे साथ ही आप खाओ खाना वगैरह खाते हैं। तो अब जब ये निकलने की तैयारी करते हैं, तो ये वैसे ही जो वर्कर थे वो पूछते हैं कि आप मेन रोड से अब जाएंगे ना? तो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो शॉर्टकट है उससे काफ़ी किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है जबलपुर के रास्ते में। तो हम फिर उस रास्ते से जाएंगे, हाईवे से नहीं जाएंगे, हाईवे बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, वो रास्ता है, लेकिन वो रास्ता दिन के लिए सही है, रात के लिए सही नहीं है। तो ये कहते हैं कि मैं समझा नहीं, कि कोई चोर लुटेरे? कहते हैं देखो, चोर लुटेरे हों तो फिर तो आजकल सड़क चलती है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आप समझ आओ कि कुछ मतलब दिक्कत वाली बात है वहाँ पर ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसानी नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप हाईवे की तरफ ही चलो। अब ना ये कहने लगते हैं कि अरे नहीं, ऐसी एकदम से ना राजू इनको इशारा करता है, ठीक है साहब जी, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ये जब वापस मुड़ के जा रहे हैं तो टोक दे, अरे यार क्या कहता है राजू, कहता है भैंसेंगे, वो कहेंगे कि ना हमें क्या, हम तो ट्रक पे बैठते हैं, चल पड़ते हैं। ये कहते हैं हाँ ये भी बात ठीक है भाई, इन्होंने कौन सा पीछे देखना है कि कहाँ पर ये जा रहे हैं। और ये उनकी बात ना मानते हुए उसी रास्ते पर आगे कंटिन्यू करने लग पड़ते हैं।
बात जैसे उन्होंने कही थी वो सही भी लग रही थी, क्योंकि जैसे ही वो उस रास्ते पर आगे आगे जा रहे थे, इनको कोई व्हीकल आता जाता नज़र नहीं आ रहा था। मानो जैसे यहाँ के आसपास के लोगों को पता है कि रात के समय में यहाँ पर से नहीं गुजरना। लेकिन अब फिर वही बात कि इनके दिमाग में कुछ ऐसी बात चल नहीं रही थी। तो राजू कहता है कि उस्ताद जी ऐसा करते हैं कि मैं तो थोड़ी देर सोता हूँ, 1-2 घंटे, तो फिर जब आप थक जाओगे तो मुझे बता देना, तो फिर मैं चलाऊंगा, क्योंकि इनको था कि इन्होंने नॉन स्टॉप चलना है, तो एक दो दोनों जाने रेस्ट वगैरह करके चलते रहेंगे। खैर अब ना ये चला रहे थे, ट्रक बड़े आराम से चल रहे थे। रेडियो इन्होंने ऑन किया था, हल्का हल्का बीच में कनेक्शन आ रहा था, जितना भी आवाज़ में गाने वगैरह या कुछ समाचार चल रहे थे। अचानक से इनको ना सड़क के साइड पर एक बूढ़ी सी औरत दिखाई देती है, जो लिफ्ट वगैरह तो नहीं मांग रही थी, लेकिन बड़े अजीब से तरीके से इनकी तरफ देख के हंस रही थी। और जैसे ही लाइट्स पड़ती हैं तो उनकी आंखें चमकती हैं। अब ना इनके मुंह से एकाएक निकल जाता, अरे ये क्या है। तो ट्रक थोड़ी सी तेज था, तो राजू भी एकदम सहम के उठता है, क्या 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 हुआ क्या हुआ। कहता है यार पीछे देख। अब वो थी राजू की साइड की तरफ से। राजू पीछे सर करके देखता है, पीछे कोई नजर नहीं आता। क्या हुआ उस्ताद जी, कुछ नहीं तो है। तो कहते हैं तूने देखा नहीं, एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। तो राजू फिर से देखता है, कहता मुझे तो नजर नहीं आ रही अभी भी। अब फिलहाल तो अंधेरा चलो हो चुका था, वहां पर भी अंधेरा ही था। कहता है पर होगी तो, अगर होगी तो इतनी क्या बात है। वो कहता है नहीं यार बात है। कहता मैं समझा नहीं। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उस पर ना, एक तो बड़े अजीब सी तरीके से हंस रही थी, और जैसे ही उसके आंखों पर लाइट पड़ी तेज, तो उसकी आंखें चमकने लग पड़ी जैसे किसी जानवर की आंखें होती हैं। अब ना राजू मतलब थोड़ा सा हंसने लग पड़ा कि उस्ताद जी ऐसा करते हैं, ट्रक ना साइड पर लगाओ, मुझे लगता है आपको नींद आ रही है, तो अब आप रहने दो, ट्रक मैं चलाता हूँ। तो ये कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर कोई बात इनको बड़ी इतनी लग नहीं रही थी, तो ये अपना नॉर्मल ड्राइव करने लग पड़ते हैं। अब क्या होता है कि कुछ तकरीबन 5 या 10 किलोमीटर ही आगे जाते हैं, तो फिर से इनको वही बूढ़ी दिखाई देती है। अब राजू भी जाग रहा था, अरे वो मैंने कहा था ना वो। अब राजू भी हैरान कि जो वो बूढ़ी थी कुछ बड़ी अजीब सी शक्ल की, उसकी आंखें भी चमक रही थी। और जैसा कि इनके जिग्नेश ने कहा था कि 5-10 किलोमीटर पहले देखी, तो इतनी जल्दी भाई ट्रक से भी स्पीड में कैसे आ गई। फिर जब देखते हैं ना, तो ये अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो राजू वहीं से आवाज लगाते हैं, उस्ताद जी ट्रक तेज भगाओ। तो ये अब सवाल नहीं पूछते कि क्यों क्या हुआ, क्योंकि शायद इनको पता था कि अब राजू भी विश्वास कर रहा है। अब अकोल राजू, जो वो बूढ़ी थी वो जानवरों की तरह इनका पीछा कर रही थी। अब ना ये ट्रक भगाए जा रहे थे, और इनको अब पता लग रहा था कि वो शख्स क्यों कह रहे थे कि इस रास्ते से मत जाइएगा। अब ये ट्रक जब भगा रहे थे, तो मैं एक बार राजू ना फिर पीछे मुड़ के देखता है, तो इनको लगता है कि अब वो नहीं आ रही। लेकिन अचानक से जो इनकी विंडशील्ड है, उस पर जैसे किसी ने इनविजिबल ऐसा लगा किसी ने हाथ मारा, वो क्रैक कर गई। और जैसे ही ऐसा क्रैक होता है, तो ये एकदम से डर जाते हैं। और सबसे पहले राजू जो करता है काम समझदारी का, जल्द से वो शीशा ऊपर करता है। उसका भी शीशा, जिग्नेश का भी नीचे था, वो भी शीशा ऊपर करता है। अब क्या हो रहा था कि कहीं जो खिड़की से टक टक की आवाज़ आ रही थी, कहीं इस तरफ से आ रही थी जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और विंडशील्ड पर तो बिल्कुल क्रैक पड़ गया था। अब ये डर चुके थे पूरी तरीके से। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि कंटेनर के अंदर से भी आवाज़ आनी शुरू हो चुकी थी, जैसे कोई नाखूनों से कंटेनर को चीरने की कोशिश कर रहा है। ना जाने क्या था। अब तो इनके पास बस एक ही सहारा था, और वो था परमात्मा का नाम जपने का। और शायद वो चीज़ कंटेनर तक भी पहुंच गई, लेकिन इनके कैबिन में इसलिए नहीं पहुंच सकी थी क्योंकि आगे हनुमान जी की इन्होंने मूर्ति लगाई थी। तो इन्होंने फटाफट यूएसबी लगाई और शुरू कर दिया हनुमान चालीसा। अब ट्रक ये बहुत तेज भगाए जा रहे हैं, सड़क बिल्कुल साफ थी, कोई नहीं था सड़क पर। अगर कुछ ऐसा मतलब आगे गाड़ी आती तो यकीनी तौर पे ये कहते हैं इनका एक्सीडेंट हो जाता। खैर ये कहते हैं कि ये बस नॉन स्टॉप ट्रक भगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हनुमान चालीसा चल रहा था, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें धीमी होनी शुरू हो गई, और उसके बाद फिर बिल्कुल थम सी गई। लेकिन इन्होंने ट्रक नहीं रोका। एक पॉइंट पर आकर जो ये सड़क थी वो हाईवे पर मिल जाती है, लेकिन हाईवे पर मिलने के बावजूद इन्होंने ट्रक नहीं रोका जब तक सुबह नहीं होगी। अब जब सुबह होती है, देखते हैं कि आवाजाही ज़्यादा है, किसी जो सर्विस रोड होती है वहाँ पर ये ट्रक रोकते हैं, और देखते हैं कि सच में क्रैक पड़ा हुआ है। और उसके बाद जब ये कंटेनर खोलते हैं, तो वहाँ पर वो जो माल ऐसा था कि जैसे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, लदा हुआ नहीं था, कुछ चीज़ें रखी हुई थी। तो देखते हैं कि कोनों पर अंदर की तरफ से खरोंचें बनी हैं, जैसे कोई अंदर था यहाँ पर। अब ये बिल्कुल डर चुके थे। खैर जैसे तैसे करके ये आते हैं, मतलब वहाँ से माल करते हैं,
और इस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाते, और उस रास्ते के आसपास का इलाका भी ये दिन के समय में ही क्रॉस करते हैं कि भाई रात के समय में कभी क्रॉस ना कर सके। अब जिग्नेश कहते हैं कि राजू पर इस चीज़ का काफ़ी खासा असर पड़ा। राजू जब वाक्य हुआ तो उसको सपने उसी बूढ़ी की औरत के आते थे, वो भी औरत, और उसने फिर ये काम को छोड़ दिया और अपना कोई दूसरा काम कर दिया। ये भी कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी समय जो रात के समय में ट्रक नहीं चलाया, दिन के समय में चलाया, लेकिन धीरे धीरे फिर अब रोजी रोटी का भी तो था, तो फिर धीरे धीरे इन्होंने रात के समय में ट्रक चलाना शुरू किया। लेकिन अभी रात के समय में हाईवे पर ही रहते हैं, चाहे लेट हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन ये किसी ऐसी सड़क पर नहीं जाते जहाँ पर इनको आवाजाही ना के बराबर नजर आती है, क्योंकि शायद वो इशारा होती है कि कुछ ना कुछ इस सड़क में तो है ही। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा भी बड़ा ही अजीब है। यह है किस्सा श्रुति का। श्रुति अब तो शादी उसकी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन श्रुति अपना किस्सा सुनाती है जब वो तकरीबन कुछ 15-16 बरस के आसपास की थी। श्रुति कहती हैं कि इनकी मतलब जब ये स्टडी कर रही थी तो फिर इनको मैथमेटिक्स के लिए एक अच्छी मतलब ट्यूशन की ज़रूरत थी। तो इनके जो मोहल्ले से कुछ 2 मोहल्ले छोड़ के इनको पता लगता है कि एक ना दीदी हैं, वो बड़ी अच्छी टीच करती हैं, लेकिन वो ट्यूशन्स नहीं कराती, वो सिर्फ स्कूल ही पढ़ाती हैं। अब क्या होता है कि इनको जब इनकी फीडबैक काफ़ी अच्छा लगता है तो फिर ये थोड़ा सा फरमाइश वगैरह दिलवाती हैं कि एक बच्चा तो एटलीस्ट पढ़ा लिया करो, लेकिन वो मानती नहीं है। तो ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन फाइनली करके बात वगैरह करके वो मान जाती हैं कि ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही ट्यूशन पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाती नहीं हूँ। अब ऐसे मत रेफ़र कर देना कि मेरी सहेली भी है उसको भी पढ़ाओ, ऐसे करके, है ना। तो वो भी कहते हैं ठीक है, ये बात मैं किसी से नहीं करूँगी कि मैं आपसे ट्यूशन पढ़ती हूँ। अब ना वो जो मैडम थी उनका नाम था गीता, और श्रुति मैडम की एज भी कुछ होगी, कुछ 25 बरस के आसपास होगी। तो श्रुति और इनकी ना बड़ी खूब बनने लगी, और जो इनके बकौल श्रुति जो गीता थी, उनका स्वभाव इतना अच्छा था ना, इतना नेक। कहते हैं ना कि इंसान को देख के पता लगता है, कई बार देख के पता लग जाता है कि यार इंसान बड़ा नेक इंसान है। तो श्रुति ना कई बार हंस के कह देती थी कि अरे गीता मैम, सच में अगर आप लड़का होती ना तो मैं आपसे शादी कर लेती, या मैं लड़का होती तो मैं आपको शादी के लिए प्रपोज कर लेती। तो ये दोनों भी हंसती थी कि चलो नॉर्मल बात होती है ऐसे करके। होता क्या है कि अब ना कुछ दिन बीत जाते हैं, और कुछ दिनों में ना इनको थोड़ा सा गीता मैडम का बिहेवियर थोड़ा सा ना चेंज नज़र आने लग पड़ता है। जो गीता इतनी सुंदर थी उसके आंखों पर अब स्याहियाँ जैसे लग गई और कमज़ोर होने लग पड़ी। इन्होंने पूछा भी, कहता नहीं नहीं बस वैसे ही ना, कुछ दिन से मैं तबीयत मेरी जो है वो मुझे ठीक महसूस मन लग रहा है कि नहीं मैं कर रही खुद में। तो इन्होंने कहा कि अगर दीदी कुछ ऐसी बात है तो मैं छुट्टियां ले लेती हूँ, 2 दिन आप स्कूल से भी छुट्टियां ले लो। कहते हैं नहीं नहीं, स्कूल से तो मैंने छुट्टियां ली हैं। तब इनको पता लगता है कि इन्होंने स्कूल से भी छुट्टियां ली हैं। तो खैर अब क्या होता है कि 2-4 दिन बीतते हैं, तो ये अपने ना पापा के साथ ही आती थी। मतलब इनको पापा छोड़ने जाते थे इनके। तो ये दरवाज़ा खटखटाती है तो इनकी मदर दरवाज़ा खोलती है और कहती हैं कि बेटा ना गीता ठीक नहीं है, तबीयत उसकी ख़राब है, तो आज ट्यूशन नहीं होगी। तो ये कहते हैं इट्स ओके कि ठीक है, मैं तो पहले ही कह रही थी। अब अगले दिन आती हैं तो अगले दिन भी सेम वही जवाब होता है। तीसरे दिन आती हैं तो तीसरे दिन उनकी माँ कह देती है कि बेटा अभी गीता ठीक नहीं है, तो कुछ दिन उनको ठीक होने में लगेंगे, तो आप ऐसा करना 1 हफ्ते बाद आना। अब ये कहते हैं ठीक है। हफ्ता बीत जाता है और आज के दिन इनके पापा कहीं काम पर गए थे, तो जब जाते थे वो अकेली आ जाती थी, कोई ऐसा चक्कर नहीं था। अब ये अकेली जाती हैं तो आज भी उनकी मदर का यही जवाब था कि बेटा वो ठीक नहीं है, लेकिन अंदर से ना आवाज़ आती है, उसे आने दो, पढ़ने दो उसे। थी तो ये गीता की आवाज़, बकौल श्रुति, लेकिन आवाज़ में कुछ भारीपन था। अब जैसे ही वो इतनी आवाज़ कहती है ना, उनकी माँ थोड़ी सी काम जाती है, तो कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो बेटा तू अंदर आ जा। अब ना श्रुति अंदर आके बैठती है ड्राइंग रूम में, तो कहती हैं कि दीदी, कहते हैं दीदी ने यही कहा ना कि पढ़ने दो इसे, तो वो अब अपनी मर्जी से आएंगी। तो इनको बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये क्या सीन है, मतलब चल रहा है। होता क्या है कि ये कुछ देर पढ़ रही होती हैं तो अचानक से ना दरवाजे के बड़ी तेज 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 खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है। तो फिर इनको पता लगता है कि जिस रूम में गीता दीदी थी उस रूम को इन्होंने बाहर से बंद किया था। तो ये ऐसा नहीं था जैसे अटैच बाथरूम होते हैं, तो उसको वॉशरूम वगैरह जाना था। अब ना ये इनकी मदर दरवाज़ा खोलती हैं तो
तो वो जब गीता दीदी बाहर निकलती हैं, उनकी तो ये हाव भाव देखकर बड़ी डर जाती हैं। बाल सफ़ेद होने शुरू हो चुके थे, शरीर बहुत ज़्यादा इनका सूख चुका था, और इनकी तरफ देख के मुस्कुराती है, शादी करेगी ना मुझसे करके आगे वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अब ना वॉशरूम होने के बाद ये तो डर चुकी थी, इनको हो रहा था कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं, आंटी आती है, मैं आंटी को बाय बाय करके निकलती हूँ, डर चुकी थी। अब क्या होता है कि जब वापस आ रही होती है तो उनकी तरफ फिर देख के हंसती हैं, और अचानक से अनकॉन्शियस होकर गिर जाती हैं। और जैसे ही गिरते हैं, इनकी माँ हाय अल्लाह मचा देती है, और इनको कहते हैं बेटी तू बाहर जा, जल्दी बेटी तू चले जा। अब ये भी उस पॉइंट भी थे कि जैसे कि इंसान को वैसे कोई प्रॉब्लम होगी फिर तो कहता, लेकिन डर चुकी थी कि भाई ये तो पहले जो हाल था, ये जल्दी से वहाँ से भागने की करती हैं। अगले दिन पता लगता है कि जो गीता दीदी हैं वो हॉस्पिटलाइज है, हालत उनकी क्रिटिकल है। तो अब ट्यूशन तो छूट चुकी थी, लेकिन कुछ महीने बीतने शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन कुछ 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद मतलब मैं ये कॉन्टेक्ट में रहती थी इनके पेरेंट्स के साथ, पता लगता रहता था। तो फिर 2 साल बाद इनको होता है कि श्रुति 2 साल बाद घर आई है, वो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल वो हॉस्पिटल रही है, उस 2 साल में वो पहले 3 महीने हॉस्पिटल रही थी, फिर उसके बाद उनको एक आश्रम में लेकर जाया गया था, और उनका कोई स्पिरिचुअली उनको हील किया गया। उसके बाद अब फिर गीता ने खुद तो को नहीं बताया किस्सा क्या हुआ, लेकिन फिर इनके पेरेंट्स, इनकी माँ ने फिर इनके पेरेंट्स को बताया, जब पता लेने फाइनली आया कि क्या हुआ, कि दरअसल जो भी इन्होंने जिन्होंने भी इनका इलाज किया, उनका ये कहना है कि इसको कोई जिन इनके पीछे आ गया था, और जिस स्कूल में ये जाती थी उसी स्कूल के पीछे कब्रिस्तान है, तो उस कब्रिस्तान का ही कोई ऐसा जिन था जो इन पर आशिक हो गया था। और वो शुरू शुरू में तो मतलब इनके सपनों में आता था इनको, मतलब जैसे कहता ना, मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि भाई ये जिन बड़े कैरेक्टरलेस टाइप होते हैं, और बड़ा फिजिकली हार्म करते हैं, तो वैसे करने लग पड़ा। धीरे 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 ये पोजेशन पूरी अच्छी तरीके से पा गया था, और बस इसको लेके ही जाने वाला था। जब ये बेहोश हुई, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था। फिर कहते हैं वहाँ पर एक नर्स थी, उस नर्स ने कहा था कि देखो हम तो मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपकी बेटी पर ये मुझे लग रहा है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये पैरानॉर्मल है, अगर हॉस्पिटल में रहेगी तो मर जाएगी। आप देखो, जवाब तो डॉक्टर ने भी दे दिया है कि भाई बचेगी नहीं, तो प्लीज़ आप इसको किसी अच्छे से गुरुजी के पास, फिर उन्होंने पता बताया कि ऐसे ऐसे मैं जानती हूँ, उनका आश्रम था, वहाँ पर जब लेकर जाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस लंबी चलेगी। तब तक फिर इनकी कभी माँ रहती वहाँ पर, कभी इनकी मासी वहाँ पर रहती, क्योंकि जो भी था आदमियों को तो काम करना था। फिर जब भाई मतलब पढ़ रहा था, जब तक वो कॉलेज वगैरह जाता तो कुछ समय वहाँ पर वो भी रहता। उसके बाद फिर धीरे 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 इन्होंने उसका पीछा छुड़ाना शुरू किया, धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे तरीके से हील हुई, फिर इन्होंने घर आने दिया। तो ये कहते हैं कि आज भी ये गीता दीदी के संपर्क में है। हम गीता दीदी के बच्चे तो नेचुरली बात इनसे बड़े 10-12 साल का फ़र्क था, शादी भी उनकी वैसे लेट हुई थी कुछ साल, लेकिन फिर भी अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। कभी कभी ये बात करती हैं कि क्या क्या इनके एक्सपीरियंस थे, तो ये बताते हैं कि बड़े बुरे एक्सपीरियंस थे, मैं उनके बारे में दोबारा डिस्कस करना नहीं चाहती, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस को डिस्कस बार बार क्या ही करें। तो ये था किस्सा एक ऐसे, फिर से एक ऐसे कैरेक्टरलेस जिनका, जो जैसा कि आप समझते हैं मैंने कई पॉडकास्ट पे इस बारे में बात की हुई है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी किस्सा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो अब हम कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो पिछले कुछ दिनों से है। अब इसमें थोड़ा सा मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि कोई जज वाला साहब नहीं है कि मैं चुन चुन के कमेंट करूँगा, कुछ रैंडम कमेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरी वेल विशेस को लेकर, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कमेंट्स को रीड नहीं किया, तो मैंने कहा कि चलो कमेंट्स का भी एक पार्ट रखते हैं बीच में। सो कुछ गिने चुने कमेंट्स हैं जो भी मतलब रैंडमली आ जाएंगे, तो वो मैं आपको आपके सामने पढ़ता हूँ। सो देन अगर हम बात करें कुछ कमेंट्स की, मेरे एक व्यूअर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनके कुछ इश्यूज़ हैं, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए थे। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि मेरी स्टोरी में ही कमेंट कर रही हूँ, स्टोरीज़ तो आपकी अच्छी होती हैं, बट आपका एक्सीडेंट सुनकर साइलेंट हो गई हूँ, बिकॉज़ आप जिस तरह से बता रहे थे, आपकी खामोशी में बहुत पेन फील किया मैंने, बिकॉज़ मैं खुद भी
फर्स्ट जन से ड्यूटी नहीं गई हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको डीएम कर चुकी हूँ। किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। अगेन प्लीज़ टेक केयर। ऐसी बात नहीं है, आप जो भी है कर सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको शायद डीएम का रिस्पॉन्स किया था और आपको कहा था कि आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से ही कम होती हैं। जितना हम उसको कम डिस्कस करते हैं उतनी ही वो नासूर बन जाती है। तो अगर आपको लगेगा तो आप कर सकती हैं, अदरवाइज़ आपका ये पर्सनल डिसीजन है। और इसके अलावा कुछ और कमेंट्स हैं, उस पर भी हम देखते हैं। तो नितिन भाई खुश हो गए हैं कि आज मिल ही गया शाउट आउट सुनील भाई से। भाई ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे ना जो आपके शाउट आउट वाले जो वो थे हैशटैग थे, उसमें मेरे वो हेल्ड में आ जाते थे, तो वो तो मैंने जब देखे फिर हुआ कि आप शाउट आउट की बात कर रहे हो। अदरवाइज मुझे था कि आप नॉर्मल राम राम जी करते हैं, तो मैं उसका रिस्पॉन्स दे देता हूँ। इसके अलावा बलदेव जी का कमेंट है, जो जिन्होंने तकरीबन हर रोज़ अपनी हाजिरी लगानी होती है, तो इन्होंने एक और कमेंट किया था। हालांकि मैंने वो कमेंट पढ़ लिया था, लेकिन अब ना मुझे मिल नहीं रहा। तो आप थोड़े से इमोशनल हो गए थे कि भाई आपके बारे में पता लग के बड़ा दुख हुआ। तो थैंक यू सो मच बलदेव जी कि आपने भी इतना ध्यान दिया। और सिर्फ बलदेव जी नहीं, बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं, ना ही सिर्फ जिन्होंने कमेंट्स किया, वो जिन्होंने कमेंट नहीं भी कर पाए किसी वजह से, तो आपकी वेल विशेस थी और आपकी वेल विशेस से ही मैं रिकवर हो पा रहा हूँ। और स्नेहा जी का कमेंट है, सर जी आपके जोक के बिना पॉडकास्ट में मज़ा ही नहीं आता है। जब आप बीच बीच में जोक करते हो तभी मज़ा आता है पॉडकास्ट में। और थैंक यू सो मच स्नेहा जी, आप इन छोटे छोटे बाइट्स को समझती हैं, क्योंकि कईयों को ये पसंद नहीं आते। कई सोचते हैं कि भाई बीच में टोकता है। अभी भी ऐसे कई मैसेजेस आते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉडकास्ट को बिल्कुल हम एक, जैसे एआई आ चुका है, तो इंसान भी एआई नहीं बन सकते कि भाई गेस्ट बैठा है, होस्ट बैठा है और होस्ट बोलेगा हाँ जी करो शुरू जी, गेस्ट कहेगा हाँ जी जी ये कहानी थी, अच्छा चलो ठीक है बाय, अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। नहीं, बीच बीच में ये कहना जरूरी होता है। सुचि वशिष्ठा जी कह रही हैं, वेरी शॉकिंग टू हेयर अबाउट द एक्सीडेंट सुनील भाई, ग्लैड यू आर सेफ एंड साउंड, फील बेटर सून। बिल्कुल, थैंक यू सुचेता जी। और इसके अलावा मैं आपसे गुस्सा हूँ भाई। मैं सोच रहा था कि ये वाहेगुरु जी 4757 लिख रहे हैं। मैं आपसे गुस्सा हूँ भाई। मैं सोच रहा था कि पता नहीं आपको कुछ हो ना गया हो, आप मेरी फैमिली को की तरह हो, इसलिए आपकी टेंशन हो रही है। बिल्कुल भाई, हुआ तो था, या कह सकते हैं कि होते होते रह गया था। तो थैंक यू सो मच भाई। गुस्सा होना जायज़ भी है, क्योंकि एक रूटीन होती है। हालांकि वो रूटीन को क्लिप्स के रूप में मैंने कंटिन्यू रखा, लेकिन फिर भी स्टोरी तो स्टोरी होती है। तो इसलिए जैसे तैसे करके मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिलसिला कभी टूटे ना। बाकी कईयों ने जिन्होंने मेरे लिए वेल विशेस मांगी है, मैं उनका सबका नाम ले लेता हूँ, क्योंकि सबने वेल विशेस का ही किया है। जैसे अनुज जी ने वेल विशेस की है, फिनिक्स जी ने, और इसके अलावा अरुण वर्मा जी ने, इसके अलावा मीट के गेमर और रवि माजरा भाई जी ने, देन सुखजिंदर सिंह जी ने, और इसके अलावा मनिंदर कौर जी ने, इसके अलावा कमल ग्लोरी जी, सचिन कुमार जी, देन अघोरी बाबा तांत्रिक जी, उसके बाद नेवर गिव अप इनका वो है, यूज़र नेम है। तो भाई आपने भी, देन बलदेव जी, उसके बाद इसके अलावा सोलंकी जय जी, देन इसके अलावा अमित कौर जी, अंजलि सचदेवा जी, अनी अनीश हनी जी, देन इसके अलावा जतिन त्रिपाठी जी, बूम बाबा जी, कौरप्रीत जी अपने जो प्रीत कौर जी भी, कौरप्रीत जी दोनों अलग अलग हैं। तो देन इसके अलावा आई एम नीलम जी, देन इसके अलावा रणवीर जी, और इसके अलावा वाइब्स वाइब्स इन विद मी समथिंग है, कुछ ऐसे इनका नाम है। देन आशीष जी हैं, टेक केयर उन्होंने किया है, आप समझ जाएंगे। जगदीप कौर जी, आस्था भट्ट जी, ललित दुग्गल जी, इसके अलावा GSS सैनी जी, देन मूवी प्लेनेट, ये भी, देन इसके अलावा सूची वशिष्ठा जी का नाम मैंने ले लिया ऑलरेडी, वाहेगुरु जी का नाम ले लिया, विकुल चौधरी जी, और देन इसके अलावा नितिन जी ने भी, गौरव वत्स ने भी, जी ने भी,
शरण संधू जी ने भी, और मनदीप सैनी जी, डिम्पल यादव जी, इनकेस कौशल 444 जी, इन्होंने भी, अनीत जी भी, कृष्ण जी भी, और सचिन सिंह जी, लक्की वशिष्ठ, लक्की श्रीवास्तव, सॉरी, मिडिल क्लास यूथ, तनिष जी, और मिस्टर लिट जी। इसके अलावा और भी, सॉरी अगर मैंने किसी का भी नाम ना लिया हो तो इनका इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अ, ये हाँ, सबका ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि मैंने सबका नाम ले लिया है। तो अगर मैं किसी का नाम भी लेना भूल गया हूँ या फिर मुझे यहाँ पर अभी शो नहीं हुआ, तो दैट डजेंट मीन कि उनको मैंने रिस्पॉन्स नहीं करना चाहा या कुछ ऐसा है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप सबके वेल विशेस का बहुत बहुत धन्यवाद। सो जिंदगी रही तो अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।